सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि हमारे बीच में हिमांशु वैभव पांडे हैं बैठे हुए। वो उन्होंने बीएचयू से पढ़ाई की है और वो अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं न्यू दिल्ली में। अ, और हम हिमांशु पे बहुत मतलब थैंक्स बोलना चाहेंगे क्योंकि 4 अक्टूबर को उनका एग्जाम है, प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स का। फिर भी उसके बाद उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप आइए, एक हमारा पॉडकास्ट है, प्लीज़ हमें थोड़ा कुछ कुछ इश्यूज हैं उसके बारे में हमें बताइए। और आई एम वेरी थैंकफुल हिमांशु भैया कि आप आए। और हम उनसे स्टार्ट करते हैं। सब लोग म्यूट कर लो, प्रतीक म्यूट कर लो भाई, अभी हिमांशु भैया को बोलने के लिए बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। हिमांशु भैया, आपको जो टॉपिक आपको बोला गया बोलने के लिए। यस। हाँ, पहला तो हिमांशु भैया, जैसे हम लोग ज़्यादातर लोग इसमें इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, और जैसे आशुतोष है, आशुतोष मेडिकल स्टूडेंट है। और आपका जो आप तो अभी यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इशू और बर्निंग इशू हिमांशु भैया ये है कि जैसे रेलवेज का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हिमांशु भैया, तो उस रेलवेज के प्राइवेटाइजेशन के वजह से बड़े मतलब स्टूडेंट्स में बड़ा डाउट है कि क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या होगा, नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट आगे हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा, मतलब किस तरह से वो इफेक्ट करेगा, उसके उसके बहुत एप्रीहेंशन है हमें। तो आप थोड़ा इसके बारे में हमें बताइए कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे हम लोगों पे। बिल्कुल। थैंक्स सर मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए एंड जितने भी लोग हैं यहाँ पे उन सभी को अ, इस मीटिंग से पहले कुछ बातें क्लियर करना चाहूँगा। जैसे जो भी टॉपिक्स हैं वो काफ़ी स्टूडेंट ओरिएंटेड टॉपिक यानी स्टूडेंट सेंट्रिक टॉपिक है। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे मेक इट अ हेल्दी डिबेट। अगर यहाँ पे डिबेट या डिस्कशन हो तो वो काफ़ी हेल्दी होनी चाहिए, पहली बात, फ्रूटफुल होनी चाहिए, दूसरी बात और तीसरी बात, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था हाँ कि वी शुड नॉट मेक परसेप्शंस, बट परसेप्शन किल्स द ह्यूमन ब्रेन। तो किसी भी चीज़ के लिए हमें ओपन माइंडेड होना पड़ेगा यहाँ पे और एक्सेप्टेबल होना पड़ेगा। दूसरे के पॉइंट्स को एक्सेप्ट करना होगा और डिनाई करने के भी एक तरीके होने चाहिए, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, वो प्राइवेटाइजेशन एक्चुअली है क्या? तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को प्राइवेटाइजेशन या किसी भी चीज़ को इस तरीके से देखना होता है तो वी टर्म्स हम देखते हैं इक्विटी के टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में, परसेंटेज के टर्म्स में। तो तुम्हें सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि लेट्स से एक कंपनी है, एक इंडियन कंपनी है, इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। वो कब तक प्राइवेटाइज़ नहीं कहेगी, वो कब तक इंडियन ओन्ड कंपनी ही रहेगी, ये सबसे पहली बात है। तो जब तक उस कंपनी में 50% से ऊपर का शेयर किसी भी इंडियन का है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट का 50% से ऊपर का शेयर है, तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, पीएसयूज़ कहलाएगी। उसमें गवर्नमेंट ही सोल रिस्पॉन्सिबल होगी उसकी सारे चीज़ों के लिए। उसी तरीके से ये जो अभी तुमने कहा प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे, ये लीगली एक गलत टर्म होगा इसके लिए, ठीक है? क्योंकि सिर्फ 5% 151 ट्रेन्स हो रही हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ 5% ऑफ द इंडियन रेलवे सिस्टम है, ठीक है? 12 क्लस्टर्स में ये होगा और ये सिर्फ 5% है। तो ये एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ, ये हुआ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जिसे हम कहते हैं पीपीपी मॉडल, ट्रिपल पी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है इंडियन गवर्नमेंट, प्राइवेट वी ऑल नो दैट एंड इट्स अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो ये 5% की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होगी, ठीक है? और जैसा कि तुमने कहा कि स्टूडेंट इम्पैक्ट्स क्या होगा, ये क्या होगा, हर चीज़ का एक प्रोस एंड कॉन्स होता है, ठीक है? सिक्के के 2 पहलू की तरह हर कुछ है यहाँ पे, कुछ बिल्कुल। पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं। सो पहले तुम अपने क्वेश्चंस कर लो, उसमें मैं फिर आंसर करने की कोशिश करूँगा। जैसे आपने ये प्राइवेटाइज उसके बारे में बताया, तो हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोग ने जैसे कई सारे डिबेट्स जो होते हैं टीवी चैनल्स पे, डिबेट्स होते हैं, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अब एक बहुत फेमस न्यूज़ रिपोर्टर है, अब उनका एपिसोड हुआ था कि प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, तो उन्होंने बड़ा उस तरीके से बताया कि जो सरकार है वो रेलवे को बेच रही है, कंपनीज अब रूल हो करेंगी, एक डिक्टेटरशिप आ जाएगा। बड़ा मतलब इस तरह से बताया कि लोगों के बीच बहुत डर और मतलब एक नेगेटिव एप्रीहेंशन फैल गया। तो वो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ेगा इसका, जैसे आरआरबी, जेईई और कई सारे जो रेलवे से एग्जाम्स होते हैं, उस पे इसका कुछ असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा।
पहली बात तो ये समझना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने उसे एडमिनिस्ट्रेटिव या फंक्शनल जो होता है ना, फंक्शनल स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की अलाउंस नहीं दी है अभी तक, ठीक है? अभी अच्छा। तक। ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशनल अलाउंस, ऑपरेशन जो होगा ऑपरेशनल, ठीक है? वो ही सिर्फ प्राइवेट कंपनी कर सकती है। ऑपरेशनल मीन्स ये होगा, इनकी ट्रेन्स जिस ट्रैक पे चलेंगी, वो इंडियन रेलवे मैनेज करती थी पहले, अब वो मैनेज करेंगे। फेयर्स वो लेंगे, सर्विसेज़ वो देंगे। लेकिन जो स्टाफ्स होंगे, उन सर्विसेज़ को देने के लिए जो स्टाफ्स होंगे, वो इंडियन रेलवे प्रोवाइड कराएगी, ठीक है? जैसे उन्होंने सबसे पहले ये करना क्यों पड़ा इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट को ये करना क्यों पड़ा? सबसे पहले कैग की रिपोर्ट आई 2018 में, उसमें कॉस्ट ऑपरेशनल रेशियो ये होता है कि आपने रेलवे ने कितना लगाया और कितनी प्रॉफिट उसे मिली। तो जो प्रॉफिट होती थी वो बस ₹1 होती थी। ₹100 रेलवे लगाती थी, तो प्रॉफिट ₹1 का आता था। मीन्स ₹101 की पूरी सेल्स होती होगी। तो उस ₹1 में आपको सैलरी देनी है, ट्रैक्स मेंटेन करनी है, ठीक है? और सर्विसेज़ मेंटेन करनी है। तो इसके बाद रेलवे के पास कुछ बचता नहीं था। सबसे पहली बात ये हो गई। तो ये करने के पीछे का रीज़न ये था। लेकिन रीज़न जो सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न था, वो 2030 तक इंडिया जो है वो 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इन इंडियन रूपीज़। इट मीन्स 5 ट्रिलियन इंडियन रूपीज़ 2030 तक। लेकिन इंडिया 2019 का बजट देख सकते हो। मतलब हम इससे इसका बाय पार्ट में भी नहीं है कहीं। सही बात। तो इतना बड़ा मैसिव इन्वेस्टमेंट के लिए पीपीपी मॉडल लाना पड़ा, ठीक है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। लेकिन बिल्कुल। यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट की सवाल आती है, तो वो फिलहाल फिलहाल जो ड्राफ्ट आई है, जो 151 ट्रेनों में हुई है, वो सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, जो वहाँ काम करेंगे। और सबसे पहली बात कि रेलवे की जो कमाई होती है ना, वो कभी भी टिकट से नहीं होती, वो फ्री होती है, लेफ्ट अच्छा। राइट जिसे बोलते हैं, वो मालगाड़ी। तो इन सब में रेलवे के अपने स्टाफ्स होंगे और जो पैसे कमाएँगे, जो प्राइवेट प्लेयर्स देंगे रेलवेज़ को, उसी पैसे से उन स्टाफ की पेमेंट की जाएगी, ठीक है? तो बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि इससे डायरेक्ट जॉब असर पड़ेगा, लेकिन इन लॉन्ग टर्म असर ज़रूर पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में इसका असर ये होगा आफ्टर 15-20 इयर्स, क्योंकि ये सिर्फ 5% तक तो रुक नहीं रहेगा, ये इंक्रीज़ जब ये इंक्रीज़ करेगा, जैसे ही ये 20%, क्योंकि तुम देख सकते हो बीपीसीएल इज़ अ बर्निंग एग्ज़ाम्पल। सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट देने वाली कंपनी को सरकार बेच रही है। वो उसे मैं स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कभी नहीं बोलूँगा, जो निर्मला सीतारमन स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, वो स्ट्रैटेजिक नहीं। आप अपनी सबसे दुधारू गाय को बेच रही हो। पीएसयूज़ का फॉर्मेशन ही इसलिए हुआ था कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, इमरजेंसी, कभी भी ये आपकी पीठ की पाइवट की हड्डी बने, रीढ़ की हड्डी बने। सही बात तो है। रेल भी एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी लाने का इंडिया में सबसे बड़ा माध्यम था। इक्वालिटी, बिल्कुल। बिल्कुल। हर कास्ट को एक सीट अलॉट होगी, आपको एक साथ बैठना होगा, किसी को कोई लिवरेज नहीं मिलेगा। यू हैव टू पे एंड यू हैव टू सिट विथ ऑल अदर वन। आपको नहीं पता कि आपके साथ कौन बैठ रहा है, ये सोशल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा चीज़ था। तो बिल्कुल। अगर चीज़ें प्राइवेटाइज़ होंगी, फेयर्स बढ़ेंगे तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ये सब अपनी दिक्कतें हैं। और जैसा एम्प्लॉयमेंट की बात हुई, आफ्टर 20-30% जब ये 5% इंक्रीज़ होकर 20 से 30% की तरफ जाएगा, तो देयर विल बी सेंस ऑफ मोनोपोली इन द प्राइवेट प्लेयर। मोनोपोली हमेशा रहेगी। हुँ, हुँ। ये उनमें मोनोपोली इंक्रीज़ करते जाएगी। धीरे-धीरे जो प्राइवेट कंपनीज़ होती है वो इंसेंटिव्स हटाना शुरू करती हैं सबसे हुँ, हुँ। पहले। हुँ, हुँ, हुँ। सब चीज़ें ये डर है, बट फिलहाल जो ड्राफ्ट है अभी या जिस तरीके की चीज़ें हो रही, फिलहाल नेक्स्ट 5 टू 10 इयर्स तुमको एम्प्लॉयमेंट में नहीं देखने मिलेगा, बट इन लॉन्ग टर्म देयर विल बी रिpercussions। थैंक यू हिमांशु, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। सेकंड राउंड जब हम करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे आपसे हिमांशु भैया, अगर टाइम बचता है तो। क्योंकि तो सेकंड हम आशुतोष को बुलाना चाहते हैं, क्योंकि आशुतोष, हिमांशु भैया आप म्यूट कर सकते हैं अपना, म्यूट कर सकते हैं अपना। आशुतोष को बुलाना चाहते हैं। आशुतोष मैं बताना चाहता हूँ कि एक मेडिकल स्टूडेंट है, और मेडिकल स्टूडेंट है, वो लखनऊ में पढ़ाई करते हैं। और हम उनसे जानना चाहते हैं कि उनकी मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट से क्या डिमांड है, वो क्या चाहते हैं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है मेडिकल स्टूडेंट्स को के प्रति उनका मतलब एज अ मेडिकल स्टूडेंट वो किस तरह से गवर्नमेंट को एनालाइज करते हैं और क्या डिमांड मांगते हैं। आशुतोष। ये- यस। मेरा नाम आशुतोष कुमार है। मेरा फर्स्ट ईयर है एमबीबीएस का। मैं लखनऊ सीआईएमएस से पढ़ाई कर रहा हूँ। और मैंने 3 साल तैयारी की गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट नहीं निकला तब मेरे को प्राइवेट लेना पड़ा।
तो फर्स्ट ईयर तक तो मैं बता सकता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अभी हायर तो नहीं जा पाऊंगा अभी। तो फर्स्ट ईयर तक मेरा प्रॉब्लम ये है कि पहले तो नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है गवर्नमेंट पे, मतलब मेडिकल कॉलेज में सीट्स बहुत कम है। 2019 के इकोनॉमिक्स टाइम का रिपोर्ट के हिसाब से 6 लाख डॉक्टर का शॉर्टेज है इंडिया में। तो उस गैप को अपने को फिल करना पड़ेगा, तो उसके लिए अपने को मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा चाहिए। ये सरकार से गुजारिश है कि इस पर ज़रा ध्यान दें, हर एक स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादा खोलने की कोशिश करें। फिर मेरी दूसरी डिमांड ये है कि प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो उस फीस पे थोड़ा कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस पर ज़रा सरकार ध्यान दे। और थर्ड मेरा है कि एजुकेशन पॉलिसी इस बार चेंज होने वाला है। इस साल से अगले साल से चेंज होने वाला है। तो नई पॉलिसी बनाई गई है 5+3+3 ऐसे करके था। तो पे सेफ्टी प्रिकॉशन और क्लीननेस इस सब के बारे में मतलब अलग से हर एक एवरी ईयर एक नई चैप्टर देना चाहिए, बेसिक से स्टार्ट करके, ताकि अपना को कैसे बचा सके। बेसिक इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन हो गया, ये सब क्लीननेस पे अगर स्वच्छ भारत अभियान को ध्यान दे रहा है तो बच्चों पे आने वाली पीढ़ी यही है, अपने को इसी पे ध्यान देना पड़ेगा पहले। तो अच्छा होगा अगर करिकुलम में ये सब भी शामिल करें पर ईयर, ये नहीं कि बस एक चैप्टर दे दिया, हर ईयर इसको इम्प्लीमेंट करने की भी जरूरत है। और मेरा फोर्थ कहना है कि इक्विपमेंट अपग्रेडेशन, जैसे कि ये कोरोना वायरस अभी पहली बार हिट किया है, इतना गंदा कोई भारी वायरस तो ऐसा हुआ है, तो अपने को इसलिए तैयार होना पड़ेगा, इक्विपमेंट को अपग्रेड करना पड़ेगा। पहले पीपीई किट अगर हमारे पास पहले प्रोवाइड होता, या फिर इक्विपमेंट, बेसिक इक्विपमेंट जो जरूरत है वो अगर हमारे पहले से रहते, तो हम जल्दी काउंटर करते और हो सकता है कि इन्फेक्टेड केसेस भी कम होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है, क्योंकि अभी तक मैं 2000 अगस्त का इकोनॉमिक्स टाइम का रिपोर्ट के हिसाब से 200 डॉक्टर की डेथ हो चुकी है अभी तक। हाँ। बेसिक इक्विपमेंट या पीपीई किट या ये सब कमी था उन लोगों के पास, और बहुत सारे इफेक्टेड है अभी भी। तो इस सब पे ध्यान देने की जरूरत है, इक्विपमेंट को अपग्रेड करें। ठीक है, मतलब क्या बोले, मिलिट्री इक्विपमेंट भी अपग्रेड करने की जरूरत है, पर अंदर भी तो देखना पड़ेगा ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाहर तो हो ही रहा है, तो बिल्कुल इस पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बस मेरी यही एक बेसिक डिमांड है। थैंक यू आशुतोष, आपने टाइम निकाला, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू थैंक यू। ठीक है, अब हम प्रतीक को बुलाना चाहेंगे, और प्रतीक से हम पूछना चाहेंगे। प्रतीक, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रतीक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, और वो मेरा क्लासमेट ही है। प्रतीक, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो कि सरकार के कैबिनेट ने कुछ दिन पहले ही पास किया है, उसके बारे में आपका क्या बोलना है? मतलब वो स्टूडेंट के लिए कितना उसका एडवांटेज रहेगा, क्या डिसएडवांटेज रहेगा, उसके बारे में है, मतलब आपका क्या ओपिनियन है प्रतीक? तो थैंक यू हर्ष, पहले मुझे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। तो बेसिकली एनआरए, मतलब एनआरए के बारे में बताने से पहले मैं अभी के स्टूडेंट्स को जो ड्रॉबैक्स और प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। पहले तो अभी क्या होता है ना कि एसएससी, रेलवे और बैंकिंग सभी के लिए स्टूडेंट्स को अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता है, तो उसमें खर्चा ज्यादा होता है और उसके लिए ट्रैवलिंग कॉस्ट अलग से लगता है। और प्लस गांव में रूरल एरियाज बहुत सारे होते हैं जहाँ पे लोगों को मतलब शहर में आना पड़ता है एग्जाम देने के लिए, तो डिस्टेंस भी काफी ज्यादा होता है और उसमें टाइम का कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा होता है। और मतलब कॉस्ट तो लगता ही है, क्योंकि स्टूडेंट जो है, आखिरकार स्टूडेंट अभी कमा तो नहीं रहा, तो उसको ये सब चीज तो मतलब हिसाब करना ही पड़ता है ना कि मेरा कितना खर्चा हो गया, फॉर्म भरने में कितना लग गया। तो ओवरऑल अगर आप 3-3 एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं तो जेन्युइनली है कि आपका मतलब खर्चा कुछ ज्यादा होगा ही। और प्लस अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो तीनों का रिजल्ट का डेट अलग से आता है, मतलब आपको वेट करना पड़ता है बहुत दिन। तो इसके लिए क्या किया गया कि इन सब खामियों को कम करने के लिए एनआरए का संगठन किया, जिसमें आपका मतलब एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा आरआरबी, आईबीपीएस, एसएससी, बैंकिंग के लिए। और गवर्नमेंट ने अभी 1517 करोड़ अलॉट कर दिया है इसको, एनआरए को। तो इसमें क्या होगा ना, हमारे मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस और एसएससी के मेंबर्स होंगे इसके अंदर। एक कमेटी बैठाया जाएगा
तो इसमें क्या होगा, 3 लेवल में टेस्ट करवाया जाएगा आपका। 10 हो गया 10th पास आउट के लिए, 12th पास आउट, और जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए, और सबके हिसाब से क्वेश्चन का लेवल अलग अलग होगा। जैसे जो 10th पास आउट होगा उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी मतलब इजियर होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 12th और ग्रेजुएशन के हिसाब से। और ठीक है, और क्या होगा कि जैसे आप क्या कर सकते हैं ना, आप एक से ज्यादा बार अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको। जैसे नीट वगैरह भी मेडिकल के एग्जाम में जैसे होता है कि आप बैठ सकते हैं और जो भी आपका बेस्ट स्कोर आएगा उसके बेसिस पे आप जॉब ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से क्या है कि इसका बेनिफिट ये है कि आपको मल्टीपल एग्जाम में बैठने का जरूरत नहीं है, और जो अभी लेंदी प्रोसेस जो चल रहा है रिक्रूटमेंट का या फिर रिजल्ट का डिले होने में जो टाइम लगता है वो सब चीज बचेगा। और इसके अलावा क्या है ना कि इसमें आप अपने हिसाब से सेंटर भी चूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो है इसमें क्या कर रहा है, रूरल एरिया में ज्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि अभी क्या है कि मतलब अभी जो स्टूडेंट रूरल एरिया में रहता है उसको या तो किसी सिटी में जाना पड़ता है एग्जाम देने के लिए, तो आने जाने में तो बहुत टाइम लग ही जाता है। तो अब क्या किया जाएगा कि 117 ऐसा डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में जहाँ पे उस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इसको बोला जाता है, जहाँ पे क्या है ना कि डेवलपमेंट गवर्नमेंट का पहुंच नहीं पाया अभी तक, तो उन सभी डिस्ट्रिक्ट में भी एग्जाम को करवाया जाएगा फ्यूचर में। और क्या है कि जो रूरल एरिया में जैसे लड़की वगैरह जो रहती है, हम लोग तो लड़के लोग जो आ जाते हैं, तो लड़की वगैरह को तो क्या है कि अपने भाई चाहे मतलब अपने पापा या किसी मेंबर को अप्रोच करना पड़ता है कि मतलब थोड़ा लड़के लोग का थोड़ा रेस्ट्रिक्शन रहता है। तो अगर उनके एरिया में ही एग्जाम होने लगेगा तो ये सब चीजें का मतलब ये सब प्रॉब्लम कम होने लगेगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही मतलब बेहतर स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है, और ये फायदेमंद ही होगा मेरे हिसाब से, जैसा मुझे लगता है। ठीक है, थैंक यू इतना प्रतीक। मुझे कहना था। बहुत अच्छे से तुमने समझाया प्रतीक, थैंक यू। अब भास्कर भारद्वाज को हम बुलाना चाहेंगे। भास्कर भारद्वाज। Hello everyone, and thank you Harsh for giving this opportunity. I am BTech final year student. भास्कर, तुमसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे तुम भी एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, और जिस तरह से गवर्नमेंट जो है पीसीयूएस को प्राइवेटाइज कर रही है, ठीक है ना, पीसीयूएस को जो प्राइवेटाइजेशन पीसीयूएस का हो रहा है, तो उसको तुम किस तरीके से देखते हो? उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट या शॉर्ट टर्म इफेक्ट, या उसका जॉब पे, एम्प्लॉयमेंट पे किस तरह से उसका इफेक्ट पड़ेगा, उसको तुम किस तरह से एनालाइज करते हो? तुम्हारा इस पे क्या राय है, क्या बोलना है पीसीयूएस प्राइवेटाइजेशन के ऊपर? अच्छा, ये जो प्राइवेटाइजेशन है उसके ऊपर जो 2 पॉइंट्स मेनली जो 2 पॉइंट्स उसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। जैसे अभी लोगों का मेंटेलिटी क्या होता है ये मैं बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है यहीं पे जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे मेरे बगल का दोस्त है, वो बोला कि मैं गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता हूँ। तो हम पूछे क्यों, गवर्नमेंट जॉब ही क्यों चाहिए, प्राइवेट जॉब क्यों नहीं चाहिए? तो बोला गवर्नमेंट जॉब में आराम है, अच्छा है, सिक्योर, मतलब मेंटलिटी क्या है लोगों का कि गवर्नमेंट जॉब लेंगे, आराम करेंगे, ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है, और प्राइवेट जॉब में जाएंगे तो बहुत ज्यादा काम है, बहुत हार्ड वर्क है। सबसे पहला चीज आदमी का मेंटलिटी, अभी नॉर्मल आदमी का मेंटलिटी यही होता है, गवर्नमेंट जॉब लेंगे और आराम करेंगे। यही मेंटलिटी जो है ये आदमी को चेंज करना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन से सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आदमी को आ रहा है कि आराम जो है ये आराम में बढ़ जाएगा। हाँ, मानते हैं कुछ दिन के लिए आपको दिक्कत होगा, उसको अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म जब बेनिफिट देखेंगे तो अभी जैसे कि मान लिया हम लोग जो यहाँ पे जितने लोग हैं, अगर किसी को बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो हम लोग क्या प्रीफर करेंगे, कोई प्राइवेट बैंक या कोई गवर्नमेंट बैंक? ऑब्वियसली हर कोई जो है गवर्नमेंट। हाँ, क्यों? जाहिर सी बात है, यहाँ जाएंगे नौटंकी होगा बहुत ज्यादा, जबकि प्राइवेट बैंक में जाएंगे फटाफट सारा काम हो जाएगा। यही प्रॉब्लम है, यही चीज को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट को पहला जी जो मेजर स्टेप लिया वो ये लिया। हिमांशु भी आपसे पूछना चाहूंगा, टॉपिक तो मैंने आपको दिया था वो एमपी गवर्नमेंट के ऊपर, जो 100% रिजर्वेशन जो एमपी गवर्नमेंट ने डोमिसाइल रेसिडेंट्स को दिया हुआ है उस पे, लेकिन उसको छोड़ते हुए हिमांशु भैया, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा, मैंने भी सोचा कि बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो मेरी तरफ से है, मतलब जैसे इस पे आप अच्छे से राय दे पाएंगे कि सरकार चाहे कुछ भी बोले हिमांशु भैया, चाहे कोई भी गवर्नमेंट है, अब थोड़ा न्यूट्रल होकर देखना पड़ेगा, लेकिन जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात है हिमांशु भैया, तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो सही में एम्प्लॉयमेंट सरकार उस हिसाब से नहीं दे पाई है। सरकार ने प्रयास बहुत किया है, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और बड़े सारे प्रयास सरकार ने किए हैं। सरकार चाहती है कि बाहर से कंपनीज आए और कंपनीज आके यहाँ पे लोगों को रोजगार दे, क्योंकि सरकारी जॉब सब सरकारी जॉब नहीं ले सकते, सरकारी जॉब की भी एक लिमिटेशन होती है, बहुत सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ते हैं।
तो कहाँ पे सरकार कहाँ पे चूक जा रही है आपके हिसाब से, कहाँ पे चूक जा रही है? आप जैसे कुछ दिन पहले ट्विटर पे ट्रेंड करा था और बहुत बड़े पैमाने पे ट्रेंड करा था, एसएससी रेलवेज की रिजल्ट को सरकार ने पब्लिश नहीं किया था। तो सरकार कहाँ पे चूक जा रही है? क्योंकि ये तो अब ओपन चीज है, अब की कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि रोजगार देने में भले ही सरकार ने आर्टिकल 370 या सीए कोई भी मुद्दे पे अच्छा काम किया हो, लेकिन रोजगार देने में सरकार अभी थोड़ा सा तो है। आपने ये चीज देखोगे तो सरकार कहाँ पे चूक जा रही है और सरकार को क्या मतलब करना चाहिए आपके हिसाब से? देखो, जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं तो अभी के 20 मिनट पहले फिनेंस मिनिस्ट्री के ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है कि कोई भी नई वैकेंसीज कोई भी नई पोस्ट विदाउट नोटिस ऑफ फिनेंस मिनिस्ट्री प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। ये एक और बैड न्यूज है हमारे लिए, एक और बैड न्यूज। अभी जस्ट 20 मिनट पहले ये चीज हुआ है। तो तुम ये देखो कि सबसे पहले कि गवर्नमेंट बात करती है कि हम जो है वो एक यंग इंडिया है, ठीक है। 65% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन 35 साल से नीचे है। आप ये बात करते हैं, आप ये बताते हैं कि कितना वाइब्रेंट इंडिया है, कितना हम यंग इंडियन है, हम कुछ भी कर सकते हैं। बट आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि 2021 तक, 2021 जस्ट 4 से 5 महीने बाद इंडिया विल बी द होम ऑफ 1.5 बिलियन बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड पीपल। जस्ट 1 साल के बाद जो हमारा रेशियो इतना ज्यादा इंक्रीज करने वाला है, ये कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद की बात। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा? कुछ नहीं। जब 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया गया, वो एमएसएमईज और वगैरह वगैरह, वो एक प्रपोज्ड, एक तरीके से जितने भी चीजें हैं प्रपोज्ड, उनके लिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है भारत में। 60% चीजों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 7 से 8 साल का मिनिमम समय जाएगा। तब तक आपकी जो बेरोजगारी होगी वो कम से कम 1.5 फोल्ड्स इंक्रीज कर जाएगी। फिर से आप सेम पेज पे आ जाएंगे जिस पेज से आपने शुरुआत की, क्योंकि 1.5 बिलियन लोगों को आप देंगे तो फिर 1.5 जो आगे बढ़ चुके होंगे 6 साल में, उनका क्या होगा? तो यहाँ पे एक बात है। तो सबसे पहली बात है कि इस गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ दिक्कतें की। सबसे पहले जब 2014 में ग्रेड ए सर्विसेज होती थी 60 तरीके की ग्रेड ए सर्विसेज होती थी। 2016 में ये 36 हुई और अब जहां तक सबको पता होगा अब मात्र 6 होने वाली है। ये सब मर्ज होंगी। तो जैसे कि टाइम कम है तो आप सब बोल सकते हैं। मैसेज आ चुका। थैंक यू हिमांशु भैया, थैंक्स अ लॉट। हम अगर भास्कर बोलना चाहे तो भास्कर आप सुन रहे हैं? भास्कर भारद्वाज, एक छोटा सा भास्कर भारद्वाज, जैसे आप कुछ कमेंट करना चाहे, मतलब एक हेल्दी कमेंट जो होता है वो अगर बोलना चाहे, जितने भी स्पीकर्स ने जो भी बोला है, अगर आप उनके बात पे कोई भी सहमत या असहमति अगर जाहिर करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कुछ भी बात। 1% बैटरी है, इसे मैं जल्दी से कमेंट कर देता हूं। अच्छा ठीक है बोलो। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, इसका बिगेस्ट कारण मेरे को लगता है कि किसी एक सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देना। मतलब जैसे गवर्नमेंट अभी डिफेंस के सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दे रहा है, इसलिए अदर फील्ड में उतना पैसा गवर्नमेंट के पास है नहीं कि वो वैकेंसी निकाल के वो कर पाए। इसलिए ये मेरे को बिगेस्ट रीजन लगता है जो हिमांशु भैया बोल। प्रतीक, लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि गवर्नमेंट, जैसे तुम कोर ब्रांच में हो, इलेक्ट्रिकल एक कोर ब्रांच है, तो तुम्हारे हिसाब से गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेना चाहिए प्रतीक, जिसके कारण जो जॉब्स है कोर ब्रांच में, जैसे जॉब्स हम जान रहे हैं कि बहुत ज्यादा जॉब्स नहीं है, कुछ गेट के थ्रू है, जैसे अब तुमने देखा कि ईएसी से रेलवे को गवर्नमेंट ने हटा के आईआरएमएस में शिफ्ट कर दिया, तो गवर्नमेंट और क्या कर सकता है कि कोर ब्रांचेस में जो जॉब्स है वो बढ़े? तुम्हारे हिसाब से तुम क्या स्टेप्स जो है वो गवर्नमेंट ले सकता है? तो सबसे पहले मैं अपने कॉलेज पे आना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे कॉलेज का प्लेसमेंट सिनेरियो ऐसा है कि जैसे हमारे फैकल्टीज खुद बोलते हैं कि अगर आप कोर ब्रांच में हैं और 4th ईयर में है तो अभी आप करेंटली सॉफ्टवेयर कंपनी के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि कोर ब्रांच का सिनेरियो अच्छा नहीं है और जो कंपनी भी आती है वो मतलब अराउंड 10,000 12,000 देके चली जाती है, उनसे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आपने तो नारा लगा दिया आत्मनिर्भर भारत और मतलब खुद से हम लोग सभी चीजें बनाएंगे, बट क्या है ना कि उसके लिए आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग भी तो होना चाहिए ना। तो सिर्फ अगर हम ये बोलेंगे कि मतलब हम खुद से सब कुछ करेंगे और मतलब
क्या है ना कि जितना ज्यादा हम लिंक्स बनाएंगे और सोशल कनेक्शंस बनाएंगे दूसरे कंट्री के साथ, दूसरे कंट्री में जो कंपनी है उनको अगर हम इनविटेशन देंगे यहाँ आने के लिए, या फिर मैं अपने स्टेट का बात कर रहा हूँ, मैं बिहार से हूँ, तो मेरे खुद के बहुत सारे रिलेटिव्स मुझसे पूछते हैं कि तुमने बिहार इंजीनियरिंग का फॉर्म क्यों नहीं भरा। तो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट मैं जेन्युइन एक बात बता रहा हूँ कि बिहार का खुद का सिनेरियो इतना बुरा है कि लोग यहाँ से बाहर निकल के जाते हैं पढ़ने को। तो मतलब अगर सब स्टेट अपना अपना ये सही कर ले कि मतलब अप्रोच करे कि कंपनी मेरे पास आओ, या फिर कुछ अपने मतलब स्टेट में सब कुछ सही करने लगे, तो मेरे हिसाब से पूरा कंट्री का ये डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। अगर अगर सेंटर से जो पैसा आता है उसको सही तरीके से अगर हम यूज करें, ना घोटाला हो, घोटाला करप्शन तो सब जगह, कहीं कम होता है कहीं ज्यादा होता है, और हमारे यहाँ तो बहुत ही ज्यादा होता है। तो अगर इन सभी चीजों पे अगर ध्यान दिया जाए तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे युवाओं को रोजगार लेने में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा आप सोशल होंगे और बाहर जाकर आप प्रमोट करेंगे अपनी कंपनी, अपनी कंट्री के बारे में, और बताएंगे कि हमारे युवाओं में इतना, ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास कोई टैलेंट नहीं है या कुछ स्किल नहीं, बहुत सारे अच्छे अच्छे, मतलब मैंने खुद के एक भैया को देखा है कि कॉलेज में अगर कंपनी नहीं आती है तो उन्होंने बाहर से जाकर प्लेसमेंट लिया। वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, और उनके रूम में मैं जब भी जाता था तो मतलब स्क्रू ड्राइवर, नट वगैरह सब कुछ रखा रहता था, तो वो भी मजबूर थे क्योंकि कॉलेज में कंपनी ही नहीं आ रही है। तो इन सब चीजों को सुधारने के लिए गवर्नमेंट को एक प्रॉपर स्टेप लेना चाहिए। और जैसा अभी सॉफ्टवेयर कंपनी का जमाना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर मल्टीनेशनल, सॉफ्टवेयर कंपनी जो होती है मल्टीनेशनल होती है, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में ही चल रहा है। जैसे मेरा कोर कंपनी आईओसी है, तो वो तो इंडिया में चल रहा है, और उसके लिए गेट है क्योंकि उसके लिए लिमिटेड वैकेंसी। और मल्टीनेशनल कंपनी में क्या होता है ना कि आपका अलग अलग ब्रांचेस है, बहुत सारे जगह पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके लिए नेचुरली आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी ज्यादा लगेंगे एज कम्पेयर टू, जैसे मेरा आईओसी तो इंडिया में है ना, तो उसके लिए भी आपको एक अल्टरनेटिव सोच रखना चाहिए कि क्या करे जिससे नौकरी मिले युवाओं को, और नौकरी का कमी महसूस ना हो बच्चों को, खासकर जो कोर ब्रांच में पढ़ रहे हैं, ताकि वो सॉफ्टवेयर ब्रांच की तरफ अपना ये फोकस डाइवर्ट ना करे। इतना ही मुझे कहना है। थैंक यू प्रतीक। हम हिमांशु भैया को एक बार फिर से बुलाना चाहेंगे। अब लास्ट कमेंट आपसे हिमांशु भैया। तो हिमांशु भैया, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हिमांशु भैया के पास एक टैलेंट है, छुपा हुआ टैलेंट, कि वो लिखते बड़ा अच्छा है। कई न्यूज़पेपर से, कई मैगजीन से उनको ऑफर आया, जॉब ऑफर आया, लेकिन उनका है कि अब उनको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना है, इसलिए वो सिविल सर्विसेज की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, इसलिए वो उन्होंने उस ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया। काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स आए। हिमांशु, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे अभी जो कोरोना का चल रहा है, पेंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, बड़ा ग्रीमी सिचुएशन है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है हिमांशु भाई कि आगे क्या होगा, कंपनीज कब आएंगी हमारे कॉलेज में, क्योंकि कंपनीज बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को पहले से फायर कर रही हैं। कितना शायद हम अनप्लेस्ड रह जाएं इस बार, क्योंकि कंपनीज नहीं ले जाना चाहेंगी, पहले से उन पे बहुत प्रेशर है। तो आप अगर हमें कुछ मोटिवेशन दे पाएँ, कुछ मोटिवेट कर पाएँ, तो प्लीज़ अब कुछ लाइन अगर आप बोल पाएँ जिसकी वजह से हम मोटिवेट हो पाएँ। हाँ तो भैया। देखो, सबसे पहले किसी भी चीज को हमें करना है, सबसे बिगेस्ट मोटिवेशन यही होता है कि आपको ये चीज करना है। यू हैव टू डू दिस थिंग्स। मोटिवेशन लाइज इनसाइड यू। ये आपके अंदर होता है कि आप उस चीज को किस हद तक चाहते हो। द लेवल, जैसे किसी भी चीज के लिए, इफ यू प्रिपेयर फॉर समथिंग, इंडियन आर्मी हमेशा कहती है कि इफ यू प्रिपेयर फॉर समथिंग, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आप सबसे वर्स्ट सिनेरियो के लिए भी तैयार रहिए, बिकॉज बेस्ट, अगर आप वर्स्ट के लिए तैयार हो तो आप बेस्ट के लिए हमेशा थ्राइव करोगे। आपको अपना सबसे गंदा हकीकत पता होगा तो आप आगे बढ़ने की तरफ सोचोगे। जब आपको सब कुछ डूम्सडे थिंकिंग की तरह लगेगी कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है, तो आप परिपूर्ण फील करेंगे। एंड परिपूर्ण फील करने की सबसे बेकार बात ये होती है कि आपको ये नहीं पता होता कि जब वो चीज नहीं होगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले बात यह है कि डर के वजह से पढ़ो या डर की वजह से आगे बढ़ो। एक ये चीज होती है। ये बहुत टिपिकल हो गया, वो फिर भी ये प्रैक्टिकल बात है। हाँ। आपको सिनेरियो देखना होगा कि किस सिनेरियो में हम जा रहे हैं। हाँ। द वर्ल्ड इज मूविंग फॉरवर्ड इन जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ हो रहा है, बट जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है। तो ये किस तरीके का ग्रोथ है, तो हमें इस चीज के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जैसा कि मैंने देखा कि ठीक है, अच्छी बात है, 6 क्लास के बच्चों को आप एजुकेशन देने की बात कर रहे हो, कोडिंग उन्हें सिखाने की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, कोडिंग के थ्रू एंड डिफरेंट, ठीक है। बट आप ये भी तो देखो कि जिसको आपने
12th पास करा दिया है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले, वो पिछले वालों से कैसे पेश अप? सही बात है। ये कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन ये होना चाहिए कि हमारे पीछे एक बड़ी फौज है और वन मैन आर्मी है। हम अपने आप को एक एज ए सिंगल यूनिट देखते हैं सबसे पहले, वन मैन आर्मी की तरह, और इस पे आगे बढ़ना होगा। और प्रॉब्लम सबके साथ है, सबके साथ ये दिक्कतें हैं। हमारे साथ दिक्कत होती है कि 2 साल में मैंने सिर्फ 1 एग्जाम दिया है। मैंने 7 एग्जाम्स के फॉर्म भरे हुए हैं और मैंने 1 एग्जाम दिया हुआ है। एग्जाम्स नहीं होती। स्टूडेंट की सबसे बड़ी दिक्कत ये है। आप एग्जाम्स तो लो, एग्जाम्स जब तक होंगे नहीं, एक जॉब के लिए आपको 6-6 7-7 साल इंतजार करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात 2016 का रिजल्ट, आरपीएस राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट कल आया है। 2016 का रिजल्ट है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने आप को एक एक्स्ट्रा स्किल डेवलप करने की कोशिश करो, जिसके थ्रू आप अपना बाकी चीज़ आपकी रुके ना। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। प्रिपेयर आप साथ में करो, एक्स्ट्रा स्किल डेवलप करो, जिसके थ्रू ऐसा हो कि आपके ब्रेड एंड बटन, आपकी अर्निंग जो है वो कांस्टेंट हो सके। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। प्लान बी हमेशा रेडी होना चाहिए। प्लान बी की तरफ फोकस उतना करो या ना करो, बट हाँ, रेडीनेस होना चाहिए, प्रिपेयर्ड होने, यही है। ठीक है। थैंक यू हिमांशु भैया, थैंक यू आशुतोष, थैंक यू प्रतीक। भास्कर तो अभी नहीं है, चला गया। और थैंक यू आप सब यहाँ पे आए, अपने बातें रखी। थैंक यू हिमांशु भैया, आपने मोटिवेट किया, आपने बहुत टेक्निकल तरीके से बहुत अच्छी चीज़ें बताई। क्यों सब लोग को मैं सब लोग को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। प्रतीक हो गया, हिमांशु भैया को स्पेशली थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उनका एग्जाम है, फिर भी वो आए, टाइम निकाला। भास्कर तो अभी नहीं है, और कई लोग हमारे साथ आने वाले थे, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन की वजह से बहुत लोग मेरे को व्हाट्सएप पे बोल रहे हैं कि भाई इंटरनेट कनेक्शन की वजह से इंटरनेट कनेक्शन सपोर्ट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। कुछ लोग और आने वाले थे। थैंक यू, थैंक यू ऑल, थैंक यू।